राइट डियर। आज से हम हमारा निबोश का निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ IGC 1 का एलिमेंट नंबर 1 आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका जी स्टार्ट सर। यहाँ से हो रहा है कि व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। आप जितने भी कोर्सेज कर लेंगे निबोश के हवाले से, निबोश लेवल 1 है, 2 है, या आप 3 कर रहे हैं, फिर उसके बाद में निबोश लेवल 5 है, लेवल 6 है, आप MPhil कर लेंगे, आप इसमें डॉक्टरेट कर लेंगे, PhD कर लेंगे। हमेशा निबोश का जो फर्स्ट एलिमेंट है, निबोश का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो यही है, व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। एक्चुअली में निबोश हमें एक चीज के बारे में बताना चाहता है, समझाना चाहता है, ये पूछ के कि एक क्लाइंट है, पैसा लेके आ गया मार्केट में, कंट्रैक्टर है, उसने कंट्रैक्टर ढूंढ लिया उसके काम को सर अंजाम देने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर वो सिविल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो वो पूछना चाह रहा है और समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है हम दरमियान में कैसे फिक्स हो गए इस पूरे सिनेरियो में, इसके पूरे बिजनेस में, पूरी इंडस्ट्री के बिजनेस में हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे फिक्स हो गई, कैसे इन्वॉल्व हो गई। ये हम समझेंगे निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट IGC 1 के एलिमेंट 1 में। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ खास गाइडलाइन देना चाहता हूं यार निबोश के बारे में। निबोश को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सीखना है आपने, पक्के की तरह सीखना है। इसमें जो टर्मिनोलॉजी आएगी आपको 100% मालूम होना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी आपको क्या कहना चाह रही है, क्या पूछना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है। हमें जानना चाहिए निबोश कौन से कंट्री का कोर्स है, सिलेबस है। ये जिस कंट्री का है वो अपना प्रेप का बच्चा को और डॉक्टर को बुक्स घर में लेके जाने नहीं देता है। पूरा कंसेप्ट बेस्ड स्टडी है इनका, पूरा यूरोप का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का। आप यहाँ पे तमाम का तमाम इनका एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, सेम हमसे चाहता है। आप इतना डीप इसे पढ़िएगा। ये पहली स्लाइड है आपके सामने। इस पे जो वर्ड आपको नहीं आता है आपको लाजिम यूट्यूब पे जाके इसकी प्रेजेंटेशन देखनी चाहिए। प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाए, ये उसी वक्त में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा जब आपके पास में नॉलेज आ जाएगा। नॉलेज नहीं है, सॉरी टू से, आप किसी भी जगह पे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सीखना है, नॉलेज को सीखना है। कितने वर्ड आप मुझे बताइए, गूगल गूगल ट्रांसलेट पे जाके कितने वर्ड आप याद कर लेंगे, मुझे बताइए, आप समझाइए। ये बात नहीं कर सकते हम यार। इंसान की कैपेसिटी है एक, हम उतना ही अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं, उतना ही ऑब्जॉर्व कर सकते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो इसके लिए जो फर्स्ट आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ निबोश के हवाले से, और आगे जितने भी आप वहां जाके, होप आप बहुत जल्दी, आपकी क्वालिफिकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी है, आप बहुत जल्दी जल्दी जाके एडजस्ट होने वाले लोग हैं इंडस्ट्री में। गल्फ कंट्रीज में चले जाएंगे आप, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बहुत कंट्रीज में अभी इसकी वैल्यू है, बहुत अच्छी वैल्यू है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस हैं इसके। तो वहां पे आपको हीरो जैसा, चैंपियन जैसा, विनर जैसा अगर होके खुद को प्रेजेंट करना है अपनी इंडस्ट्री में, एक अच्छे नाम के साथ आपको रहना है, स्टार लगा के रहना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको इसको सीखना पड़ेगा, निबोश को सीखना पड़ेगा, उस रिलेशन को सीखना पड़ेगा। हमें क्यों लेके गए हैं वहां पे, इस इंडस्ट्री में हमें क्यों फिक्स कर दिया लेके आके, मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये समझना पड़ेगा। और इस निबोश को अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है जनाब, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एलिमेंट 1 के, जिसमें बता रहा है, डिस्कस कर रहा है निबोश हमारे साथ में कि हम क्या इसमें सीखेंगे। डिस्कस मोरल, सोशल, फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। कि ये वो रीजंस हैं एक्चुअली, मोरल, फाइनेंशियल, सोशल रीजन जिसकी वजह से वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है। सेकंड, एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेगुलेटेड एट द एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लाइंस। जहां पे भी वर्ड रेगुलेशन, रेगुलेटेड इस्तेमाल होगा सेफ्टी की लैंग्वेज में,
हर इंडस्ट्री की अपनी लैंग्वेज है जी, याद रखिएगा आप। यहाँ पे रेगुलेशन का, रेगुलेटेड जैसा भी वर्ड आ जाए आपको समझ जाना चाहिए कानून की बात हो रही है। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे अगर हम नॉन कंप्लाइंस करेंगे, नहीं मानेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं करेंगे। समराइज द मेन हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ड्रॉ करनी है, उनकी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, उनको समझाना है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सेफ्टी को अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले आपने सेफ्टी को, इंजीनियर है तो सेफ्टी को ब्रीफ करना है, पहले सेफ्टी के कोड ऑफ कंडक्ट बताने हैं, आपने रूल्स बताने हैं, इस एक्टिविटी में कौन से सेफ्टी की चीजें ऐड करनी है, उसके बाद में आपको काम स्टार्ट करना है। लास्ट में हम देखेंगे हाउ, एक्सप्लेन हाउ कंट्रैक्टर्स शुड बी सिलेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड। ये एक ऐसा खास पॉइंट है, सीनियर लोग आपको समझाएंगे, बताएंगे, जब आप इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे वहां जाके बहुत अच्छे से सीख जाएंगे आप इस बात को कि जब एक एचएससी पर्सन फर्स्ट टाइम अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ में वो पहली मर्तबा आ गया, इंटरव्यू में आके बैठ गए, उस वक्त में जो डिस्कशन होती है, अगर आपने आपके कॉन्ट्रैक्टर को उस वक्त में पकड़ लिया तो आप बहुत सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, जीरो एक्सीडेंट टारगेट को अचीव कर लेंगे। उस वक्त में हमें कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हुए उसके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें लाजिम उनसे पूछने चाहिए, हमें लाजिम देखने चाहिए, उनका लेवल देखना चाहिए कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, एक्सीडेंट इंसिडेंट रेशो कैसी है, पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है कैसी है, उनके क्लाइंट कंसल्टेंट कैसे थे। तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, हम बड़े अच्छे तरीके से इनको कंट्रोल कर सकते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से आपके प्रोजेक्ट को विदाउट एनी हैजर्ड, विदाउट एनी एक्सीडेंट, विदाउट एनी इंसिडेंट हैंड ओवर कर सकते हैं। हमें सेलेक्ट करते के वक्त में देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए उनको, उनकी एक्टिविटी को, और मैनेज करना चाहिए उनकी एक्टिविटीज को हर वक्त पे। ये भी हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट 1.1 को, जिसमें मोरल एंड मनी के बारे में हम पढ़ेंगे। मोरल एंड एक्चुअली फाइनेंशियल रीजंस को, मोरल रीजंस और फाइनेंशियल रीजंस को हम देखेंगे इसके एलिमेंट 1.1 में। यहाँ पे वही चीज है जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस की है। मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन में, निबोश के इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझाया था कि आपको क्या करना है। कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आपको मालूम नहीं था। लाजिम जाके आपको यूट्यूब पे इसकी प्रेजेंटेशंस देखनी चाहिए, तो ये आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएगा, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन के रह जाएगी। ये चीजें इतने अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे इन चीजों को। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हेल्थ क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ। सेफ्टी क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी। वेलफेयर क्या है? एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज इज नाउन एज वेलफेयर। आपकी ग्रुप एक्सरसाइज है, व्हाई माइट द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट कंसिडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी टू बी अ प्रायोरिटी। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है? उसकी बहुत सी रीजंस हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका मेन फोकस रहता है इनका काम। इनको एक टारगेट मिलता है क्लाइंट की तरफ से जो इन्होंने अचीव करना है, तो उसका प्रेशर में, उसका स्ट्रेस में, कि उनको कैसे अपनी कंपिटेंसी वो इसी में समझते हैं कि उसके टारगेट को अचीव कर लिया जाए। जैसे उन्होंने बताया है उतना दिन में उसका टारगेट अचीव कर लेंगे तो उनको अच्छे मार्क्स उनकी नजर में मिल सकते हैं। और कंट्रैक्टर के जहन में एक बात यह भी होती है कि इस क्लाइंट के पास में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं इसका टारगेट हर वक्त में अचीव करता रहूंगा तो हो सकता है कि इसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इस क्लाइंट के, वो मुझे मिल जाएं।
ये सारे सिनेरियो में वो एक चीज भूल जाता है कि वो क्लाइंट बहुत सेंसिटिव होता है एक चीज को लेके। वो आपको टारगेट दिया, फर्ज कीजिए एक विला का प्रोजेक्ट था, 1,000 विला है इस क्लाइंट के पास में। वो आपको बताता है कि पहले ये एक्टिविटी है, एक हफ्ते में ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में एक दूसरी एक्टिविटी आपके साथ में शेयर करता है कि ये आप कंप्लीट कर दीजिए। अब जो कंट्रैक्टर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस कंपनी का, वो मीटिंग बुला के ये सारी चीजें डिस्कस करना शुरू कर देता है कि इस टाइम पीरियड में ये टारगेट को कंप्लीट करना चाहिए। मैं इसके सामने पे हीरो बनना चाहता हूँ, विनर बनना चाहता हूँ। आप सपोज, अब फर्ज कीजिए अगर इसी दौरान में कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके वर्क प्लेस में, टारगेट अचीव करने के चक्कर में, तेजी तेजी के चक्कर में, तो क्या हो जाएगा? इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होने वाले हैं? फर्ज कीजिए कि एक्सीडेंट की, जब एक्सीडेंट हो गया उसमें कुछ लोग मर गए, तो वर्क प्लेस पे आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। शुरता इन्वॉल्व हो जाएगा, एरिया कार्डन ऑफ हो जाएगा। कितना देर तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी? इंश्योरेंस बॉडी वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी उस एक्टिविटी में, उसकी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो गया। तो अब आप देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर इस चीज को मद्देनजर रखे कि मैं एक हफ्ते में काम करने के चक्कर में ऐसा लगा हूं और मैं हर चीज को वायलेट करता जा रहा हूँ, सेफ्टी रूल्स को वायलेट करता जा रहा हूँ, जो एचएससी एडवाइजर है उसकी किसी बात को मैं मान नहीं रहा हूं, और ऐसी सूरत में एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका क्या ख्याल है? वो एक हफ्ता में उसका टारगेट पूरा कर लेगा? वो तो दो दो महीना तक वहां पे एक्टिविटी नहीं कर सकता है उस एरिया में। तो ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली में उसके जहन में नहीं आती हैं, कंपनी के जहन में ये चीजें नहीं आती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। वो अपनी प्रायोरिटी यही रखता है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को कंसीडर नहीं करता है कि टाइम का लॉस होगा, मेरा बिजनेस का लॉस हो जाएगा अगर मैं इसकी इन चीज़ों को, एडवाइस को मानता रहूंगा, इसके पीछे चलता रहूंगा। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कॉम्पिटेंसी हमारे एचएससी डिपार्टमेंट की। अगर वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अपने इशू को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं मैनेजमेंट के सामने, वे मीटिंग्स में खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने इश्यूज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे, कुछ भी गेन नहीं कर सकेंगे। और उसका रिजल्ट यही होगा कि कभी भी उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। मगर ये है, इस सारे सिनेरियो में मैनेजिंग डायरेक्टर को ये लाजिम सोचते रहना चाहिए, ये आपकी गाइडलाइन, आपकी गाइडेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप वहां पे चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे, तो आपको लाजिम आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ठीक है, टारगेट मिल गया है, अचीव कर लिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने शाबाशी भी ले ली है, बोनस भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ भी मिल जाएगा। इस सारे सिनेरियो में आप एक जो छुपा हुआ, ये एक चीज है जो किसी को भी नजर नहीं आ रही है, एक्सीडेंट, हैजर्ड, रिस्क, इसको हमेशा अपनी कंसिडरेशन में रखिए आप। ऐसा ना हो जाए प्रोजेक्ट होल्ड ना हो जाए, एक्टिविटी होल्ड ना हो जाए, तो आपको सेफ्टी को फॉलो करना पड़ेगा। ये है द मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेफ वर्क प्रोग्राम। इसके मुताबिक ये एक स्टैटिस्टिक्स है आप लोगों के सामने पे, जिसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करने की वजह से समटाइम क्या हो जाता है। ओवर 3,50,000 वर्क रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट्स ईच ईयर, 2.75 million work related fatalities each year, 2.4 million fatalities from occupational disease, 270 million accidents, and 160 million disease a year due to work. 4% of global GDP is lost. तो ऐसा होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं,
डिजीज की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है लोगों के साथ में, एक्सीडेंट होने के बाद में जीडीपी लॉस हो जाता है। जीडीपी लॉस होने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो जो मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक ग्रुप एक्सरसाइज है आप लोगों के सामने पे। एन एम्प्लॉय at workplace has been seriously injured in a workplace accident. In group, list the possible effect and implications of this accident on the injured employee, company, line manager. क्या consequences हो जाएंगे इंजर एम्प्लॉय के साथ में अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है वर्क प्लेस पे? कंपनी के साथ में क्या हो जाएगा? लाइन मैनेजर के साथ में क्या हो जाएगा? इंजर पर्सन पेन में रहेगा। अगर एक्सीडेंट की सूरत में परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा। एक डिसेबल पर्सन को कौन बंदा इंडस्ट्री में जॉब दे देगा, इसके बारे में सोचेगा। फैमिली अलग तकलीफ में आ जाएगी। फिर उसके ये नेचुरल है कि वो सोचेगा इस चीज के बारे में, उसके इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में, कंपनसेशन के बारे में। ये उसके इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। कंपनी के साथ में क्या हो जाएगा? वर्कर का मोरल डाउन होगा, कंपनी का नेम बैड नेम हो जाएगा। अगर ये ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कंपनी में और वो रिपोर्ट हो रहे हैं डिफरेंट जगह पे, हॉस्पिटल में, शुरता के पास में, लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो कंपनी का नाम, कंपनी की वैल्यू और कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन क्लाइंट के साथ में काम कर रहा है वहां तक रिपोर्ट्स पहुंचेंगी। तो मे भी इन्हें कमिंग जो प्रोजेक्ट है उस क्लाइंट के वो नहीं देगा इस ऐसी कंपनी को, कि जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लग जाता है। क्लाइंट को तो उसका टारगेट 100% चाहिए, टाइम पे चाहिए। कोई भी नहीं चाहता है अथॉरिटीज में से कि उसके प्रोजेक्ट पे किसी बंदे को कट भी आ जाए। वो सेफली अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो ऐसा अनसेफ के साथ अगर आप काम करते रहेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती रहेगी और इतना लोग इंजर होते रहेंगे, और अगर ये रिपोर्ट हो रहा है हर किसी के पास में, और होगा रिपोर्ट, कोई नहीं छुपा सकता है। कहाँ पे कहाँ कहाँ पे छुपाएगी कंपनी? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस कंपनी के साथ में। और फिर लाइन मैनेजर के साथ में क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ में क्या हो जाएगा? इनके ऊपर फाइन आ सकते हैं, पेनल्टीज आ सकती हैं, जॉब से रिमूव किया जा सकता है, और इसको प्रिजन इनटू द जेल, जेल में डाला जा सकता है। ये कुछ फाइनेंशियल रीजंस हैं फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ कॉस्ट मनी। कॉस्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में पहले हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। मयरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्सीडेंट। ये ऐसी कॉस्ट हैं जिनको मैयर किया जा सकता है, जो कि एक्सीडेंट होने की सूरत में सामने आएंगे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनको मैयर नहीं किया जा सकता है। बहुत मर्तबा जो डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, सीईओ लेवल के लोग होते हैं, उनके नज़र में हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट ही होती है कि अगर बंदा इंजर हो जाएगा या परमानेंट डिसेबिलिटी होगी उसके पास में, हॉस्पिटलाइज हो गया या मर गया, तो इंश्योरेंस पे कर देगी। इसलिए वो सेफ्टी के बारे में इतना केयरिंग नहीं होता है। वो नहीं जानता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, कंपनी के साथ में, उसके साथ में, खुद उसके साथ में क्या क्या होने वाला है। अगर एक एचएससी पर्सन कॉम्पिटेंट है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, रूल्स को जानता है, कोड ऑफ कंडक्ट को जानता है, इन चीजों को जानता है, अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन करे इनडायरेक्ट कास्ट को, कि आप डायरेक्ट कास्ट समझ रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा तो बस खत्म हो जाएगा, ओके, ये भी इंश्योरेंस दे सकती है, वो भी इंश्योरेंस दे सकती है, सब कुछ दे सकती है, कंपनी की रेपुटेशन दे सकती है इंश्योरेंस। मुझे बताइए आप, वर्कर मोराल डाउन हो गया, इसका मोराल आप कर सकती है इंश्योरेंस?
इसका मोराल हाई कर सकती है इंश्योरेंस कंपनीज? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन देके इंटरेक्ट कास्ट को आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये प्रेजेंटेशन बहुत जिसे आप कहते हैं कि सेफ्टी को नहीं मानने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी सेफ्टी के ऊपर आने पे मजबूर हो जाएगी, रूल्स को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जब आप उन्हें ऐसी प्रेजेंटेशन के जरिए समझाना शुरू हो जाएंगे, उनसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट एक्चुअली में क्या क्या होती है। इंश्योर्ड कास्ट इसे कहते हैं एक्चुअली में। तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, उसे स्टार्ट किया, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी इंश्योरेंस भी साथ साथ में होती जाती है। आपने कोई गाड़ी ली तो वो इंश्योरेंस हो जाती है। गल्फ कंट्रीज में अगर आप जाएंगे, कोई भी कंट्रीज में आप जाएंगे, तो वो इंश्योर्ड है। अगर वो फायर हो गई, वर्कर इंजरी हो गई, डेथ हो गई, मेडिकल कास्ट, ट्रीटमेंट, जो भी इसके ऊपर खर्चा आएगा, इंश्योरेंस पे कर देगी। अनइंश्योर्ड कास्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कास्ट कौन कौन सी है? कंपनी रेपुटेशन इंश्योरेंस नहीं दे सकती है जी, कोई भी नहीं दे सकता है इस चीज को वापस। कंपनी की रेपुटेशन खत्म हो गई तो। लॉस ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यू टू एक्सीडेंट, सिक पेज, ओवर टाइम, इक्विपमेंट रिपेयर्स, जो इक्विपमेंट टूट गया, डैमेज हो गया, लॉस मटेरियल्स, जो मटेरियल चला गया, लॉस हो गया उस एक्सीडेंट होने के वक्त में। तो ये सारा का सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। तो इसको हम ऐसा कंपेयर करते हैं कि अगर 1 पाउंड खर्चा आ रहा है इंश्योर्ड कास्ट में, तो 36 पाउंड, 36% ज्यादा अनइंश्योर्ड कास्ट है, इनडायरेक्ट कास्ट है जो कंपनी पे करती है। तो हमें इनडायरेक्ट कास्ट, अनइंश्योर्ड कास्ट कंपनी के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करने चाहिए हर लेवल पे। डायरेक्टर की मीटिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मीटिंग में, वर्क प्लेस पे, इंजीनियर्स और सुपरवाइजर की मीटिंग्स में। ये हमारा एंड ऑफ सेशन 1.1 है। इसका ये क्विज है हमारे सामने पे, इसे हम देखते हैं। अभी इसके 2 क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द 3 मेन रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी? कि 3 मेन रीजन कौन सी हैं टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस? तो अभी हमने देखा है इसके बारे में कि सोशल है, फाइनेंशियल है और लीगल है। ये 3 रीजन हैं टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। व्हाट शुड एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी? सेफ प्लेस ऑफ वर्क, safe plant and equipment, safe system of work, training, supervision and competency of staff। ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने करना है। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ये भी इसका सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो गया है। एलिमेंट 1 का पहला सेक्शन फिनिश हो गया है। इसमें रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जहाँ रेगुलेशन का वर्ड आएगा, रेगुलेटिंग का वर्ड आएगा, आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कानून के हवाले से कोई बात होने वाली है। अभी हम देखते हैं कि क्या कानून की बात करने वाले हैं निबोज साहब यहाँ पे। लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। लीगल रीजन क्या हैं टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी? पीछे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पे ज्यादा फोर्स देखा, ज्यादा तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट पे थी, कितना कास्ट आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन पे, कंपनी पे। यहाँ पे लीगल रीजंस को हम देखेंगे कि क्या लीगल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है। तो इसका पहला बुलेट पॉइंट है, मोस्ट कंट्रीज हैव हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। बहुत सी कंपनीज ने हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज बना लिए हैं। फेलियर टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड्स कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन। तो इसमें ऐसा हो सकता है जी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पा रही है, तो उसे प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ सकता है, कानून को फेस करना पड़ सकता है, कोर्ट को फेस करना पड़ सकता है।
इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में देखते हैं हम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1999 में यह ऑर्गेनाइजेशन मार्ज वजूद में आई थी, और फिर 1945 में अमेरिका साहब के तसल्लुत में चली गई, उसके अंडर में चली गई, और अभी ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर्स, बहुत से कंट्रीज जिसके मेंबर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी बाय पब्लिशिंग। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तमाम एक्टिविटीज के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, हमारे लिए एक खास किस्म का फ्रेमवर्क बना देते हैं। जैसा समझिए आप, हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, आईएलओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये फ्रेमवर्क है, इसके मुताबिक कीजिए, तो आप कानून के मुताबिक 100% आपकी कंपनी उसे फॉलो कर रही है। अगर नहीं कीजिएगा तो आप कॉन्सिक्वेंसेस में देख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले, उसे प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आप लॉज को, कानून को ब्रीच करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। तो उसमें क्या है, ये दो तरह के हैं इसमें, एक कन्वेंशन है और रिकमेंडेशन है। आगे जाके हम देखेंगे कन्वेंशन क्या होती है और रिकमेंडेशन क्या होती है। Conventions create binding obligations or policies to implement their provisions. No legal authority unless ratified by the member state into its own legal structure. Conventions एक्चुअली में वो बताना चाह रहा है आपको कि आप एक पॉलिसी ड्रा कर लेते हैं, आप एक पॉलिसी बना लेते हैं, वो कन्वेंशन का हिस्सा बन जाएगी। कन्वेंशन यही आपको बोल रहा है कि आप जो भी करने के लिए जा रहे हैं, पहले उसके लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक तरह का फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा आपको। मगर ये एक लीगल अथॉरिटी नहीं है अनलेस आप इसे अपने कानून का हिस्सा ना बना लीजिए। रिकमेंडेशंस क्या हैं? प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिस। ये गाइडेंस देते हैं रिकमेंडेशंस, ऊपर जो आपने पॉलिसी बनाई है इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, रिकमेंडेशन में इसकी इसके बारे में बताया जाएगा। रेगुलेशंस अडॉप्टेड बाय आईएलओ। आईएलओ के बहुत से कन्वेंशंस हैं, बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं। हमारे काम के एक कन्वेंशन है जिसे C155 कहते हैं, और एक रिकमेंडेशन है R164। हमारी जितनी भी गाइडलाइन हैं वो इन्हीं में ही हमें मिलेंगे, C155 में, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिकमेंडेशन 1981, रिकमेंडेशन R164 में। यहाँ से हमें हमारी तमाम गाइडलाइंस मिल जाएंगी, हमारी तमाम एक्टिविटीज के बारे में, उनमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं, वहाँ पे कैसे हम कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नहीं मानेंगे उन कवानीन को जो यहाँ पे मुरतब किए गए हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपको हमेशा ऐसी किस्म की प्रेजेंटेशंस अपनी मीटिंग में डिस्कस करते रहना चाहिए, आपके डायरेक्टर के साथ में, आपके टॉप मैनेजमेंट के साथ में। ये आर्टिकल नंबर 16 है कन्वेंशन C155 का, आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशंस प्लेस्ड ऑन एम्प्लॉयर्स टू इंश्योर दैट। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आर्टिकल नंबर 16 के अंडर में? एम्प्लॉयर की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, सीईओ की, इंश्योर दैट वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेसेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। एम्प्लॉयर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस को सेफ होना चाहिए था। वर्कर के एंटर होने से पहले, वर्क प्लेस पे एंटर होने से पहले वर्क प्लेस को सेफ होना था। सेकंड, प्लांट एंड इक्विपमेंट को, मशीनरी को सेफ होना चाहिए था, और प्रोसीजर्स को सेफ बनाना था एम्प्लॉयर ने।
सेकंड, इंश्योर दैट केमिकल एरिया, फिजिकल हैजर्ड्स, अगर वर्क प्लेस पे फिजिकल हैजर्ड्स हैं तो उन हैजर्ड को रिमूव करना चाहिए था। फिजिकल हैजर्ड में क्या क्या चीज आती है? फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, नॉइस है, वाइब्रेशन है। ये हैजर्ड्स फिजिकल हैजर्ड्स में आते हैं, इनको खत्म करना चाहिए। उसके बाद में एम्प्लॉय को, वर्कर को वहां पे एंटर होना चाहिए था। बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, अगर किसी एरिया में चांस है बायोलॉजिकल हैजर्ड का, जैसा कि स्नेक्स हैं, स्कॉर्पियन है, मॉस्किटोज हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, तो ये तमाम हैजर्ड को रिमूव करना चाहिए। उसके बाद में वर्कर को वहां पे एंटर होना है उस प्लेस में। यह बता रहा है आर्टिकल नंबर 16। एम्प्लॉयर साहब को, मैनेजिंग डायरेक्टर को आपको फॉलो करना पड़ेगा इस आर्टिकल को। प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को पीपीई प्रोवाइड करना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आईएलओ बोल रहा है, कानून बोल रहा है, आर्टिकल नंबर 16 बोल रहा है कि वर्कर को पीपीई प्रोवाइड करना चाहिए था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये उसका कंटिन्यूएशन है, अभी वही चल रहा है। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, नो डाउट जी, इसमें कोई शक नहीं है। हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, जो वर्क प्लेस पे काम करता है वो अपनी सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल है, अपने साथ में काम करने वाले लोगों का रिस्पॉन्सिबल है। जूनियर जो उसके साथ में काम कर रहे हैं, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनका फील्ड का, वो रिस्पॉन्सिबल है उनका भी। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एम्प्लॉयर की है, वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यही अकाउंटेबल पर्सन है। सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टाफ। यहाँ पे काइंडली आप एक चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, जब भी निबोश में आपकी वर्क प्लेस पे कोई भी अथॉरिटी आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, थर्ड पार्टी आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, आपसे ट्रेनिंग का पूछ रही है, ये थर्ड पार्टी ट्रेनिंग होगी जी, जो आप बाहर से ट्रेनिंग करवाते हैं, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स, उसके साथ में लाइसेंस मिलता है, ये उस ट्रेनिंग की बात होती है। यहाँ पे कानून में जब भी इसकी बात हो जाएगी, ये उसी ट्रेनिंग की हवाले से बात होगी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्पिटेंट सुपरविजन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टाफ, जो आप स्टाफ लेके आए हैं, जो आप स्टाफ हायर करेंगे, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। और आपके पास आगे है तो उनका कॉम्पिटेंसी लेवल को आपको इन्हांस करना है, इनको ट्रेनिंग करवा के हैजर्ड के बारे में, रिस्क के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करके। सेकंड, हम अभी एक दूसरा आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल नंबर 10। ये रिकमेंडेशन R164 का अंडर में है। इस आर्टिकल में देखेंगे कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस, ना के जैसा कि पहले हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 16 में वर्क प्लेस को सेव करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एक दिन के लिए ऐसा नहीं करना था कि आपने आपकी वर्क प्लेस को सेव कर लिया। हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, सेफ्टी सेफ, वर्क प्लेस हमेशा सेफ होना चाहिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट सेफ होना चाहिए, यूज वर्किंग मेथड्स, वर्क प्रोसीजर्स हमेशा सेफ रहने चाहिए। जब भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं, आपके वर्क प्रोसीजर सेफ होने चाहिए। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 10 के अंडर में। गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग्स एंड सुपरविजन इन एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ